सभी मित्रों को मेरा प्रणाम है, स्वीकार करें। जय ओशो, जय अरुण स्वामी जी, जोजस। मित्रों, आज का ये वीडियो में जो विषय है वो विषय काफ़ी उद्वेलित कर देने वाला विषय है, काफ़ी दुखित कर देने वाला विषय है। आज का विषय है कि ओशो की मृत्यु स्वाभाविक थी, प्राकृतिक थी या उनका हत्या किया गया। कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य मेरे पास है। आइए उसका एनालिसिस करें, उसका विवेचना करें, विश्लेषण करें और हम लोग इस नतीजे पे पहुँचें कि उनका मृत्यु स्वाभाविक था या उनकी हत्या हुई थी। स्वामी आनंद मैत्रेय के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि किस तरह से स्वामी आनंद मैत्रेय जब वो लाओ त्से हाउस छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे तो उनकी हत्या हुई। ओशो को अकेला करने का अभियान में जो सबसे पहला कदम उठाया गया था वो था कि जितने भी लोग लाओ त्से हाउस में रहते थे उनको बाहर निकाला गया और स्वामी आनंद मैत्रेय यानी मथुरा बाबू जब वो निकलने से इनकार कर दिए तो उनकी हत्या कर दी गई। दूसरा बाधा जो था ओशो को अकेला करने का, आइसोलेटेड करने का, तो दूसरा बाधा थी माँ विवेक, माँ प्रेम निर्वाणो। तो मैं उसके बारे में ही आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे उनकी हत्या हुई, कैसे उनको रास्ते से हटाया गया। तो आइए अब कुछ तथ्य हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं और उस पर हम लोग उसका विश्लेषण करें और एक नतीजे पे पहुंचें। सबसे पहली बात तो यह है कि ओशो का मृत्यु का जो समय बताया गया, ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो हुई उसमें ओशो के मृत्यु का जो समय बताया गया वो शाम के 5 बजे का बताया गया, जबकि इंग्लैंड के और जर्मनी के जो सन्यासी हैं उनको ये बात सुबह के नाश्ता के वक्त में ही पता चल चुका था। उनका सुबह का नाश्ता का मतलब हुआ हम लोगों का, दक्षिण एशिया के लोगों का, भारत और नेपाल का जो समय है और वो बस 15 मिनट का फ़र्क है भारत और नेपाल के समय के बीच में, तो एवरेज में एक ही समय मान लिया जाए। तो वहाँ के यूरोप में, जर्मन और इंग्लैंड में नाश्ता का समय का मतलब है हम लोगों का 1 या 2 बजे का समय। 1 या 2 बजे की ओर पूना आश्रम में भी लोगों को लगने लग गया था कि कहीं कुछ असहज, कुछ अस्वाभाविक है, कुछ गलत हो चुका है ओशो के साथ। ये लोगों को लगने लगा था, लेकिन ये यकीन नहीं, ये इत्मीनान नहीं था उन लोगों को, ये पूरी तरह से मालूम नहीं था उन लोगों को कि मृत्यु हो चुकी है। लेकिन यूरोप के सन्यासियों को उनके नाश्ता के वक्त में ही, सुबह का नाश्ता के वक्त में ही, हम लोगों का 1 या 2 बजे के समय के दरमियान में ही ये पता चल चुका था। वो लोग शोकाकुल हो चुके थे, वो लोग आश्चर्यचकित थे, शॉक्ड थे और वो लोग दुख मनाना शुरू कर चुके थे। इसका मतलब ओशो का मृत्यु 5 बजे शाम में नहीं, सुबह, माफ कीजिएगा, हम लोगों का दोपहर 1 या 2 बजे से पहले हो चुका था। एक ही तथ्य है। दूसरा तथ्य जो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं कि एक सन्यासी, डॉक्टर गोकुल गोकानी उनका सांसारिक नाम है, सन्यास का नाम स्वामी कृष्ण गोकुल है। वो ईएनटी के डॉक्टर अभी भी हैं, अब तो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उम्र हो चुका है उनका। अब वो विदेश में, अमेरिका में रहते हैं। उन दिनों वो
पूना में ही रहते थे, पूना के ही निवासी हैं वो। उनको सुबह 11 बजे से ढूंढा जा रहा था, ठीक है। शाम के 5 बजे उनको कहा गया ओशो के डेथ सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर करो सिर्फ, और कोई नहीं। कोई चेकअप के लिए नहीं ढूंढा जा रहा था उन्हें, कोई इलाज के लिए नहीं ढूंढा जा रहा था उन्हें। उनको सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर करने के लिए ढूंढा जा रहा था सुबह 11 बजे से। अगर सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर के लिए उन्हें ढूंढा जा रहा था तो निश्चित है ओशो की मृत्यु सुबह 11 बजे से पहले हो चुकी थी। लेकिन अनाउंसमेंट 5 बजे होता है। यूरोप में 1 या 2 बजे की ओर पता चलता है। डॉक्टर गोकानी को 11 बजे ढूंढा जाता है। डॉक्टर गोकानी 1 बजे की ओर आश्रम में आते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आश्रम में आप क्या करते हैं। वर्शिप कहते हैं वो लोग, वर्क मेडिटेशन को, बहरहाल जो हो वो। तो डॉक्टर गोकानी ने कहा कि मैं यहाँ पे गाइड का काम करता हूँ आश्रम के भीतर में। तो वो करते भी थे, वो गाइड का काम करते थे, और किसी को, अगर किसी सन्यासी को ईएनटी का कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो चेकअप भी करते थे, इलाज वगैरह भी करते थे। उनको कहा गया कि ओशो काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, शायद अब वो जीवित ना रहें, और इसलिए आप गाइड का काम करते रहिए और किसी से कहिएगा नहीं। अब जयेश कह रहा है ये बात, तो ना कहने की तो सवाल ही नहीं उठता था। या तो लोग जयेश से झिझकते थे, उनका धाक, या तो लोग जयेश से डरते थे। 2 मृत्यु हो चुका है, और 2 तो खैर मैंने कहा आपसे, एक जर्मन सन्यासी को जयेश ने बालकोनी से नीचे फेंक के मार दिया। ये भी सुनने में आता है, इसका कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया हूँ अभी तक। जो हो, ये भी सुनने में आया है कि फ्रांस और जर्मनी में कई सन्यासियों को, खैर, तो इस वजह से लोग जयेश के अगेंस्ट में उतना जल्दी नहीं जाते थे। हाल ही में एक इंटरव्यू स्वामी कृष्ण गोकुल से लिया गया, जिसमें स्वामी कृष्ण गोकुल थे, अभय वैद्य थे जिन्होंने हु किल्ड ओशो नाम की किताब लिखे, और श्रद्धेय बोधिसत्व स्वामी आनंद अरुण भी थे उस इंटरव्यू में। उसमें डॉक्टर गोकुल गोकानी ने ये बात को खोला कि 11 बजे से मुझे ढूंढा जा रहा था, 1 बजे मैं आश्रम आया और मुझसे जयेश ने कहा कि ओशो शायद अब ना रहेंगे, वो बीमार हैं, आप गाइड का काम करने जाइए, चेकअप करने नहीं जाइए, गाइड का काम करने जाइए और किसी से कहिएगा नहीं। तो जाहिर सी बात है कि ओशो की मृत्यु 11 बजे से पहले हो चुकी थी। अच्छा, एक और फैक्ट है। एक माँ जी हैं, शायद निरुपमा माँ, या उनका नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, वो केयर टेकर हैं। ओशो अपने शरीर में जब तब तक वो ओशो का केयर टेकिंग का काम करते थे, यानी उनका वॉशरूम साफ़ करना, कमरा साफ़ करना, कपड़ा वगैरह सब साफ़ करने का काम, ये सब काम वो करती थी। तकरीबन 9-10 बजे की ओर जब वो कमरे में आती हैं वॉशरूम को साफ़ करने जाने के लिए, तो वो देखती हैं कि ओशो बेड पर लेटे हुए हैं और उस कमरे में सिर्फ 2 शख्स हैं, जयेश और अमृतो। ओशो का शरीर में कोई हलचल नहीं है, वो बस लेटे हुए हैं और इतना ही, कोई हलचल नहीं। उन्होंने भी इस बात पर कोई ख़ास तजब्बो नहीं दिया, वो चुपचाप गई, वॉशरूम साफ़ की, बाहर निकली, तो वो देखी कि शरीर में फिर भी कोई हलचल नहीं है।
तो वो उन्हें कुछ ऐसा शक नहीं हुआ। वो सोची कि हो सकता है अब ऐसे ही लेटे हैं ओशो। अब वो अगर ये समझती कि उनकी मृत्यु हो चुकी है तो वो थोड़ा निहारते, थोड़ा गौर से देखते हैं, भाई क्या है, सही है, गलत है, कैसा है। लेकिन वैसा कुछ बात उसके मन में भी नहीं था, वो माँ जी के मन में भी वो बात नहीं था। तो वो स्वाभाविक रूप से गई, वॉशरूम साफ की और वापस चली गई। लेकिन उनका कहना है कि शरीर में कोई हलचल नहीं था। का मतलब है कि ओशो अगर बीमार होते या हार्ट अटैक, जैसा कि डेथ सर्टिफिकेट में लिखवाया गया, तो कुछ तो अटपटा, कुछ असहज सा तो होता ही उस कमरे में। जबकि अमृतो और जयेश स्वाभाविक खड़ा है, कुछ नहीं जैसा हो, कोई बात नहीं है। इसका मतलब है कि ओशो का मृत्यु कम से कम 9-10 बजे से पहले तो हो ही चुका था। हत्या मैं नहीं कह रहा, मैं प्राकृतिक मृत्यु भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन अभी तक। अब डेथ सर्टिफिकेट जब बन के आया और डॉक्टर गोकानी को अंदर कमरे में ले जाया गया, तो स्वामी कृष्ण गोकुल को कहा गया, डॉक्टर गोकुल गोकानी को, कि आप इस पे सिग्नेचर कर दीजिए। वो पढ़ें डेथ सर्टिफिकेट को और पढ़ के बोले कि नहीं, इसमें कुछ खामियां हैं, उसका करेक्शन जरूरी है। तो जयेश ने कहा कि जो करेक्शन है वो हाथ से आप काट करके ऊपर में आप करेक्शन कर दीजिए और नीचे साइन मारिए। डॉक्टर गोकानी ने ऐसा ही किया। उन्होंने कट किया, जहाँ जहाँ मिस्टेक्स था उसको वो ठीक किया और नीचे वो अपना सिग्नेचर कर दिए। फिर उनके मृत शरीर को बुद्धा हॉल में ले जाया गया, 10 मिनट के लिए वहाँ रखा गया और वहाँ ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि शाम के 5 बजे ओशो शरीर को त्याग दिए। कैसे? जहाँ तक तथ्यों का विश्लेषण अगर किया जाए तो पाया तो ये जाता है कि यूरोप के सन्यासियों को फिर 1 बजे कैसे पता चला। पाया तो ये जाता है कि फिर 11 बजे से ही स्वामी कृष्ण गोकुल को का खोज क्यों हो रहा था। पाया तो ये जाता है कि 9-10 बजे वो केयरटेकर माँ जो थी, वो ओशो को का शरीर को हलचलहीन अवस्था में बेड पर लेटा हुआ क्यों देखी। कम से कम 9-10 बजे से पहले तो उनका मृत्यु हो ही चुका था। एक और फैक्ट है, बहुत ही अहम फैक्ट। अगर ओशो सुबह से ही बीमार थे या कम से कम 11 बजे से ही, जैसे इन लोगों का कहना है कि बीमार थे, तो भैया हार्ट अटैक में लोग दिन भर हार्ट अटैक होता रहता है, ऐसा तो हमने नहीं सुना है। जहाँ तक मुझे हार्ट अटैक के बारे में मैंने जो सुन रखा है, मालूम जो है मुझे, वो ये है कि 10 मिनट खेल खत्म। या सुबह से हार्ट अटैक हुए चला जा रहा है और शाम तक, अभी 5 बजे तक, तो ये तो बात कुछ समझ में नहीं आता। ये किस तरह का हार्ट अटैक था कि जो सुबह में हार्ट अटैक हुआ और शाम तक इंसान जिंदा है। ये बात तो कुछ पचा नहीं। सुबह में ही अगर ओशो का मृत्यु हो चुका था तो सारा दिन क्या किया जा रहा था। क्यों 5 बजे इनका मृत्यु कहा गया? क्यों नहीं कहा गया कि सुबह में ही मृत्यु हो गया है? क्यों नहीं औरों को बुलाया गया वहां? सिर्फ 2 ही शख्स वहां क्यों थे? क्या वजह थी इसकी?
क्या ये मृत्यु स्वाभाविक था? सुबह में ही अगर वो बीमार पड़े तो आश्रम के पास में अरबों का रुपया है, कई गाड़ियां हैं, ओशो को किसी अच्छे हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले गए इलाज करवाने? हिंदुस्तान का बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर्स का टीम को चार्टर प्लेन करके पुणे आश्रम में बुलाया जा सकता था, ओशो का इलाज करवाया जा सकता था, क्यों नहीं करवाया गया? अहम सवाल है ये। ओशो के 11 रिश्तेदार वहां थे आश्रम में, किसी को क्यों नहीं खबर किया गया? दिन भर एक को भी खबर नहीं किया गया। और जब शाम में नीलम मां से कहा गया कि आप जाकर उनकी मां से, ओशो की मां से ये खबर दें, उन्हें कहें, बहुत ही भारी हृदय के साथ नीलम मां गई हैं, ओशो की मां को ये कही हैं कि ओशो अब नहीं रहे। ओशो की मां का जो पहला रिएक्शन था वो ये था कि उन्होंने मेरे बेटे को मार दिया। क्यों कहीं वो ऐसा? शक तो उसी वक्त सबके मन में आ गया जब ओशो की मां ने यह कहा कि उन्होंने मेरे बेटे को मार दिया। वो ये नहीं कहीं कि मृत्यु स्वाभाविक है, ओह कैसे, क्या हो गया था उन्हें, ऐसा कुछ नहीं कहीं। वो उनका पहला स्टेटमेंट था, उन्होंने मेरे बेटे को मार दिया। यहीं से शंका शुरू हुआ है। और जो मैं आज आप लोगों को तथ्य का विश्लेषण करने बैठा हूं, वो वहीं से शुरुआत होता है। जब उनकी मां का यह स्टेटमेंट आया, उसके बाद से लोगों के मन में यह शक उपजा कि क्या बात है, क्या यह मृत्यु अस्वाभाविक मृत्यु है? क्यों ये डेथ सर्टिफिकेट में हार्ट अटैक लिखवाया गया फिर, और दूसरा कोई रोग क्यों नहीं लिखवाया गया? एक ये दूसरा सवाल कि ओशो के इच्छा के विपरीत उनके शरीर को जलाया क्यों गया? क्यों नहीं उस शरीर को प्रिजर्व करके रखा गया? जैसे माओ त्से-तुंग का, जैसे लेनिन का शरीर को प्रिजर्व करके रखा गया है। आप अभी भी माओ त्से-तुंग का शरीर को देख सकते हैं बीजिंग में जाकर। टाइनमैन स्क्वायर कह के है कोई एक चाइना में, बीजिंग में, वहाँ पर एक बहुत बड़ा भवन है। उस भवन में हॉल है, उस हॉल के बीचों बीच में शीशा का ग्लास से ढका हुआ माओ त्से-तुंग का शरीर अभी भी है, जाएं और देख लें। क्यों नहीं रखा गया ओशो के शरीर को भी प्रिजर्व करके? क्या वजह था उसका? इसका एक ही वजह है, पुलिस इंक्वायरी से बचना। हार्ट अटैक, हिंदुस्तान का ये रूल है कि हार्ट अटैक अगर हो जाए तो पोस्टमार्टम नहीं होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट है हार्ट अटैक का तो फिर पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई मुश्किल आता है तो उससे बचने के लिए आनन फानन दाह संस्कार कर दी गई। लोगों को, कुछ को पता चला, कुछ को पता नहीं चला, कुछ आए, कुछ आते आते संस्कार हो चुका था, ऐसा स्थिति था। जितने लोग उपलब्ध हुए वो लोग गए प्रोसेशन में, क्रिमेशन सेंटर तक। वहां पर उनके शरीर को नहीं होना चाहिए था, ऐसा प्रिजर्व करना चाहिए था। आधुनिक युग है, जोरबा दी बुद्धा का सिद्धांत लेके आने वाले को एक ट्रेडिशनल वे में आप ट्रीट करते हैं, व्यवहार करते हैं, यह सही नहीं है। अगर शुद्ध मन रहता जयेश और उसके गुर्गों का, शुद्ध मन कैसे कहें, जयेश और उसके गुर्गे और उसके जो चमचे हैं, ओशो के मृत्यु से पहले उनसे लोगों को मिलने देने से रोकता था। अगर किसी को ओशो से मिलना होता था तो वहां जयेश या उसके गुर्गे में से कोई एक उपस्थित रहता ही था।
यहां तक कि जब ओशो काठमांडू में थे तो बोधिसत्व स्वामी आनंद अरुण कहते हैं कि लोगों को मिलना मुश्किल था ओशो के साथ में, 1-to-1 एकाकार होकर के बातें करना मुश्किल था, रूबरू मुश्किल था बात करना। या तो जयेश या फिर उसका गुर्गा वहां होता ही था। क्योंकि ये सारे आयोजना, ओशो का काठमांडू आना रहना, ये सारा आयोजना बोधिसत्व स्वामी आनंद अरुण अपने नेतृत्व में कर रहे थे, इसीलिए उनको रोकना मुश्किल था। लेकिन फिर भी उनको मिलना मुश्किल हो जाता था, कोई ना कोई वहां रहता ही था। और एक मौका ऐसा आया जब वो अकेले में मिले ओशो से, तो स्वामी आनंद अरुण ने कहे ओशो से कि मुझे शक है कि आपकी हत्या हो जाएगी, क्या मैं पुलिस प्रोटेक्शन की बात चलाऊं? तो ओशो हंस दिए, बोले सदगुरुओं के साथ सदियों से ऐसा होता आ रहा है, और अगर ऐसा होना ही है तो फिर तुम्हारा पुलिस प्रोटेक्शन का क्या जरूरत है। और इतना ही नहीं, शाम को जब सभी कोई बैठे हुए थे तो वहां पर ओशो ने कह दिया कि टुडे अरुण वाज सेइंग कि देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड माय, आई माइट गेट किल्ड। अब ओशो ओशो थे, उनकी बात ही दूसरी है भाई। लेकिन जरा सोचिए, ये सारे तथ्यों का अगर विवेचना किया जाए तो एक बात तो ये निश्चित है, कीट के कहा जा सकता है कि यह मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, प्राकृतिक नहीं थी। ये एक सुनियोजित तौर पे किया गया हत्या है। उस कमरे में सिर्फ दो कोई थे, जयेश और जयेश का गुर्गा अमृतो। शक उन्हीं दोनों पे जाता है। मृत्यु अब की हुई कैसे, हत्या अगर हुई है तो हत्या की कैसे गई, इस पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लें। स्वामी कृष्ण गोकुल का कहना है कि उनसे पूछा गया कि जब आप उस कमरे में गए तो आपने क्या देखा। तो स्वामी कृष्ण गोकुल का कहना था कि जब मैं उस कमरे में गया तो मैं जयेश और अमृतो के सिवा और किसी को नहीं देखा, और उस कमरे में ओशो का शरीर लेटा हुआ था, उनके मुंह पे कुछ झाग थी, और उनके जो बाह पर जो कपड़े होते हैं उस पर कुछ फूड पार्टिकल्स थे। अब ठीक है, हार्ट अटैक होने के बाद में हो सकता है, मुझे तो मालूम नहीं, जो मेडिकल प्रोफेशन में है वो लोग ज़्यादा बताएंगे कि हार्ट अटैक होने के बाद चेहरे मुंह पे झाग और फूड पार्टिकल्स मुंह से बाहर निकलना ये होता है या नहीं। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि अगर जहर देकर किसी का मृत्यु हुआ हो जहर की वजह से, तो झाग भी निकलता है और फूड पार्टिकल्स भी होता है। ये स्वाभाविक है, हो जाना स्वाभाविक है। दूसरा भी एक वजह है कि अगर किसी शख्स का गला घोंट कर मारा जाए, सांस अवरुद्ध होकर अगर किसी का मृत्यु होता है तो भी यह संभव है। हार्ट अटैक तो सिरे से नकार दिए, क्योंकि सुबह 9-10 बजे से पहले से वो बीमार थे और 5 बजे उनका मृत्यु हुआ, तो हार्ट अटैक इतना लंबा होता नहीं है। और अगर वाकई उनका मृत्यु हार्ट अटैक से हुआ था तो फिर दिन भर इस खबर को दबा के छुपा के क्यों रखा गया? कहाँ कुछ गिल्टी गिल्टी सा फील क्यों हुआ इन दोनों को? या तो जहर या फिर गला घोंट के मारा जाना, ये दो ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। लेकिन जरूर इन्हीं दोनों ऑप्शन में से कोई एक है। तो मित्रों, इन के विरुद्ध में, जयेश के विरुद्ध में
कोरेगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी हो चुकी है, लेकिन कुछ नहीं। लक्ष्मी जी की जो महिमा है वो अपरंपार है। किसका क्या चलता है उसके सामने में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर रही है, मामला ही नहीं, वो बस एफआईआर दर्ज हुआ और वो ऐसे ही है, कुछ नहीं हो रहा है उसमें। जबकि ये सारे तथ्यों का विवेचना करने के बाद में पुलिस के पास में पर्याप्त मात्रा में प्रमाण है इस बात का। कम से कम इन्वेस्टिगेशन के लिए तो काफ़ी प्रूफ है, यही काफ़ी प्रूफ है इन्वेस्टिगेशन के लिए। स्टेटमेंट्स जो हैं लोगों के, वही काफ़ी प्रूफ है इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया जा रहा है और वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं। और हम जो इस भेक के सन्यासी हैं, नेपाल के, भारत के, हम लोग कुछ कह नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। कहते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि ओशो से बहुत प्यार है। अरे भाई, कैसा प्यार है ये? उनका हत्या हुआ, हम लोग चुपचाप बैठे हैं और ओशो से प्यार है? अजीब प्यार है भाई। यकीन मानिए, हत्या हुआ ये मुझे भी नहीं मालूम था पहले। मैं सोचता था एक स्वाभाविक सी मृत्यु है ये। मुझे जब पहली बार बोधिसत्व स्वामी आनंद अरुण जी ने ये बताया और उन्होंने अपना शंका जताया, तो मैं अनुसंधान शुरू किया और आज मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि या फिर जयेश या फिर अमृतो या फिर दोनों मिल करके मेरे प्यारे सतगुरु ओशो का हत्या किए हैं। यह असहनीय है हमारे लिए। I'll fight back। मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा और उठाया जा रहा हूं, उठा रहा हूं उनके विरुद्ध, उठाता जाऊंगा। कुछ नहीं होगा मेरे उठाने से, मैं जानता हूं। जब तक सारे सन्यासी हिंदुस्तान और नेपाल के सोए हुए हैं, नेपाल के तो जाग रहे हैं, धीरे धीरे जागते चले जा रहे हैं। हिंदुस्तान के भी जाग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो सभी सोए ही हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम हैं जो जगे हुए हैं इस इश्यू पर, जो इस बात को उठाए चले जा रहे हैं। फिर भी वो संख्या बहुत कम है। जिस दिन हजारों की तादाद में सन्यासी इस बात को समझेंगे और बोलना शुरू करेंगे, उस दिन ओशो का हत्या, ओशो का हत्यारा, ये दोनों का खुलासा होगा। ये दोनों को कटघरे पे खड़ा किया जा सकता है, ये दोनों को सामने लाया जा सकता है और चुन चुन के हिसाब लिया जा सकता है इन लोगों के साथ में। तो आइए, आह्वान है हम लोगों का, उठ खड़े हुए, जला लीजिए हाथों में मसाल और दिखा दीजिए कि हम दक्षिण एशिया के सन्यासी किसी भी यूरोपियन और अमेरिकन से कम नहीं हैं। बोधिसत्व स्वामी आनंद अरुण ओशो के मृत्यु के दिन यानी 19 जनवरी 1990 से ही इस बात को लेकर के चिल्ला रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं कि ये उनकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं है। आज उनकी बात को सच साबित करने के लिए काफ़ी आधार, काफ़ी प्रमाण है। आप अभय वैद्य का जो लिखा किताब है हु किल्ड ओशो, वो पढ़ें, उसमें भी काफ़ी प्रमाण है। मैं जो तथ्य आप लोगों के सामने लाया हूँ, ये कोई नई बात नहीं लाया हूँ, ये सबको मालूम है, लगभग सबको मालूम है। जो पुराने सन्यासी हैं उन सबको मालूम है। जिन्हें मालूम नहीं था उन्हें मालूम हो, जो जगे नहीं हैं उनका जागा हो, जो उखड़े नहीं हैं उनका उखड़ा हो। आप सभी को मेरा प्रणाम है और मैं इस आशा के साथ में आप लोगों से आज विदा ले रहा हूं कि आप लोग, मैं ये नहीं कहता ओशो का हत्या का बदला लेने के लिए उठे, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आप लोगों को जागना चाहिए, आप लोगों को जागना होगा। प्रणाम।